हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइन। और वाइटल साइन में अपना टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो फीवर वगैरह जो भी है उसके कितने टाइप होते हैं, या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है वाइटल साइन क्या होते हैं, जिनको हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। कि ऐसे साइन जो हमारी वाइटल जो ऑर्गन हैं उनसे जनरेट होते हों, और जो कि अपनी बॉडी की एक्टिविटी को जो है शो करते हो कि बॉडी जो है वो बराबर परफॉर्म कर रही है कि नहीं। क्योंकि जब इनमें अगर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी तो श्योर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जो है वहाँ पे डिजीज है, डिफॉर्मिटी है। तो वाइटल साइन रिफ्लेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड द बॉडी होम्योस्टैटिक बैलेंस जो है उनको शो करते हैं। यह एक क्लिनिकल मेजरमेंट है, ठीक है, जो कि हम मेजर करते हैं कि पेशेंट की बॉडी जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है। वाइटल साइन को हम वाइटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो वाइटल ऑर्गन के द्वारा, सारे जो भी ये पैरामीटर हैं वो ओनली वाइटल ऑर्गन जो हैं उनके द्वारा ही जनरेट होते हैं। अगर कोई डेविएशन हुआ, कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो भी बॉडी फंक्शन है वो अबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ जो है बॉडी फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे इलनेस प्रेजेंट है किसी न किसी टाइप की। तो नॉर्मल वाइटल साइन जो हैं वो ये होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, और फिफ्थ वाइटल साइन जो हम कंसिडर करते हैं वो है पेन। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। सबको पता है नॉर्मल रेंज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पल्स जो है वो 72 पर मिनट होती है। अगर रेंज में देखें तो 60 से 100, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और जब भी अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं तो इस बारे में जो है डिस्कस होता है हमेशा। रेस्पायरेशन देखें तो एग्जैक्ट 16, और रेंज में देखें तो 12 से 20 जो है पर मिनट रेस्पायरेशन जो है उसको नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं। ब्लड प्रेशर, जो कि अभी नॉर्सेट 4 में पूछा गया था, नॉर्सेट एग्ज़ाम में अभी आया था, नॉर्मल ब्लड जो है ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे पूछा था। कितना होता है? 120/80 mm Hg। 120 सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो है वो क्या है, डायस्टोलिक। कितना? 80 mm Hg। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइन जो है पेन। पेन को भी आजकल असेस करते हैं हम कि पेशेंट जो है वो किसी प्रकार के पेन में तो नहीं है, और है तो वो किस टाइप के पेन में है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, तो ये भी हम जो है असेस करते हैं। तो ये था इसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? कि बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करती है अपने फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो क्या है? टेम्परेचर। देखो, आप सब जानते हो कि कोई भी मशीन जब रन करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मशीन ही क्यों ना हो, वो गर्म ज़रूर होती है। तो अपनी बॉडी भी जो है वो एक तरीक़ा की मशीन ही है। तो जब ये वर्क करती है तो कुछ ना कुछ एक बॉडी टेम्परेचर जो है वो ये बनाए रखती है, प्रोड्यूस करती है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, ठीक है। तो कितने डिग्री हीट जो है वो बॉडी मेंटेन करती है, वो उसका क्या है? टेम्परेचर। या अगर दूसरी भाषा में कहें तो क्या है कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच जो बैलेंस बनता है वो अपने बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हीट जो है वो जो है दो प्रकार से बॉडी में मेंटेन होती है, या तो हीट बनती है या हीट लॉस होती है। तो हीट बनती है उसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, मीन्स टेम्परेचर जो है वो जनरेट होता है। तो टेम्परेचर जो है वो अपनी बॉडी में जो भी केमिकल रेगुलेशन जो भी होते हैं उनके द्वारा जो है जनरेट होता है। दूसरा है लाइसिस, मीन्स अगर वहाँ पे जनरेट हुआ है तो टेम्परेचर जो है वो अपनी बॉडी से लॉस भी होता है। तो लॉस का क्या है कि थर्मोलाइसिस की फिजिकल रेगुलेशन बनाए रखने के लिए बॉडी जो है वो हीट लॉस
करती है, चाहे वो स्वेट के रूप में हो, चाहे वो यूरिन या डेफिकेशन के रूप में हो, चाहे वो लंग्स के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो, चाहे वो अपने बॉडी सरफेस से हो। ठीक है, उसकी आगे आगे जो है अपन पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से जो है वो बॉडी में हीट बनती है और किस किस प्रकार से बॉडी से हीट लॉस होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी साथ साथ में बताते हुए चल रहा हूँ आपको कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन ह्यूमन बॉडी वो होता है क्या? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये 5 स्टार एमसीक्यू है, बहुत बार एग्ज़ाम में जो है आया हुआ है। तो पढ़ते हैं कि बॉडी में हीट किस किस प्रकार से बनती है। तो वो होता है टॉपिक क्या? थर्मोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको? थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब टेम्परेचर और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, कि जनरेशन। तो पहला है कि टेम्परेचर कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी हम लेते हैं डाइट में, तो उसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, तो हीट जो है वो इस प्रकार से मिलती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी में 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो जनरेट करती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी जो है वो प्रोड्यूस करती है। नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि और किस प्रकार से जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल जो भी हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं वो अपनी बॉडी में 30% हीट जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट से जो है 5 से 6% हीट प्रोड्यूस होती है। फैट जो है वो 4%, और जो मिक्स डाइट जो हम खाते हैं तो वो हेल्प करती है 12%। इसके साथ ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी सारी बढ़ जाती हैं। तो उस दौरान जो है आपने देखा होगा कि जो भी जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनके पसीना वगैरह बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो बॉडी जो अंदर जो एक्सेसिव हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसी को मेंटेन करने के लिए स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, इमोशंस जब हम खुश रहते हैं या फिर सैड रहते हैं तो भी उसी हिसाब से जो है अपनी बॉडी जो है सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करती है, और अपना हार्मोनल लेवल जो है वो उसी प्रकार से जो है घटता है या फिर बढ़ता है। तो उस दौरान भी जो है वो हीट जो है वो बॉडी से बनती है। और एक है डिजीज़ कंडीशन। जब भी डिजीज़ कंडीशन होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उस वजह से क्या है कि हीट जो है वो ज़्यादा बनती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी डिजीज़ होती है तो फीवर जो है वो, कोई भी डिजीज़ हो, उसका क्लासिकल साइन होता है। तो फीवर जो है वो फीवर कहाँ से आया? क्योंकि बॉडी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मोलाइसिस। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि जो है कि हीट बॉडी में किस किस टाइप से बन सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी में हीट जो है वो किस किस प्रकार से बॉडी जो है हीट को मेंटेन करती है, कि जो एक्सेसिव हीट बॉडी से बनती है, ठीक है, वो किस प्रकार से लॉस होती है, या फिर बॉडी में जो हीट बन रही है वो किस प्रकार से रेगुलेटेड होती है। क्योंकि अगर वो बनती है तो वो मेंटेन भी रहेगी, क्योंकि उसका लॉस होगा तभी वो क्या होगा? एक बैलेंस जो है 37 डिग्री का अपनी बॉडी में वो, ठीक है, चलता है। तो सबसे पहला जो है अपना ऑर्गन जो कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो कौन सा है? वो है स्किन। कौन है? स्किन जो है, स्किन के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो स्किन जो है वो 4 प्रकार से जो है जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, लॉस करती है। सबसे पहला है रेडिएशन। कौन सा तरीका है? रेडिएशन। ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। रेडिएशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर विच आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कि ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हैं उसके द्वारा, ठीक है, हीट लॉस होना। ठीक है, ये अपने को दिखता नहीं है बट ऐसा होता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो हीट लॉस भी इसी मेथड के द्वारा होता है जिसका नाम है रेडिएशन। और इसके द्वारा जो है अपनी बॉडी की लगभग जो है 60% जो है हीट लगभग लगभग
लॉस होती है स्किन के द्वारा। अगर बात करें अपन तो 60% जो है वो इसका रोल आता है, किसका? रेडिएशन का। ठीक है। तो एग्ज़ाम में बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस है वो किसके द्वारा होती है, या तो स्किन, और स्किन में भी पूछे तो क्या? रेडिएशन। ठीक है। नंबर 2 आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या है? आप जानते हो कि जो भी लिक्विड होता है वो टेम्परेचर पे क्या है? वेपर बनता है। ठीक है, भाप बन जाता है। तो अपनी बॉडी का लगभग 22% जो हिस्सा है, ठीक है, वो भी जो है थर्मोलाइसिस के द्वारा अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है। जैसे कि लंग्स जो हैं वो वेपर के रूप में जो है टेम्परेचर रिलीज करते हैं, या फिर अपनी जो बॉडी जो है वो रिलीज करती है। क्योंकि जब आप देखा होगा जब पसीना आता है तो थोड़ी देर बाद में वो पसीना सूख जाता है, तो वो कहाँ गया? अपनी बॉडी ने क्या दोबारा एब्जॉर्व कर लिया उसको? नहीं। क्या हुआ? वो इवापोरेट होके एयर में सर्कुलेट हो गया, एयर में मिल गया। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। नंबर 3 मेथड कौन सा है? वह कन्वेक्शन। नाम में ही है कन्वे करना, मीन्स ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एयर सर्कुलेशन के द्वारा जब जो है टेम्परेचर जो लॉस होता है वो होता है कौन सा मेथड? वो है कन्वेक्शन। और इसके द्वारा जो है लगभग अपनी बॉडी की 15% जो हीट है वो लॉस होती है। नेक्स्ट है कंडक्शन। देखो हमने रेडिएशन में पढ़ा था कि बॉडी जो सरफेस है वो आपस में टच नहीं होती है। ठीक है। तो कंडक्शन एक ऐसा मेथड है जब डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट आता है और उससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट एक अगर अधिक कोल्ड है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी कोल्ड हो जाएगा थोड़ा, और अगर एक ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा अगर वार्म है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कंडक्शन के द्वारा जो है वो भी अपनी बॉडी जो है वो हीट लॉस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 मेथड जो है वो थर्मोलाइसिस में वो है लंग्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था इवापोरेशन में कि लंग्स जो हैं वो रेस्पायरेशन के द्वारा भी जो है फ्लूइड जो है उसको इवापोरेट करते हैं। लगभग 400 ml जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको वो इवापोरेट करते हैं और टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आती है किडनी। किडनी किस प्रकार से अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करती है? क्योंकि जब भी हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई एक निश्चित टेम्परेचर होता है। तो श्योर सी बात है कि वो टेम्परेचर जो है वो अपनी बॉडी से लॉस होगा। जैसे ही यूरिनेट करेंगे तो वो लॉस हो जाएगा, अपनी बॉडी से लॉस हो जाएगा। तो जो इंटरनल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम होगा कि नहीं? ज़रूर कम होगा। नेक्स्ट है बावेल। तो बावेल के थ्रू मतलब जब भी हम स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें भी जो है हीट लॉस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। कि देखो बॉडी जो है वो मेंटेन रखती है अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अपनी बॉडी की भी बात करें तो वहाँ पे 2 प्रकार के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, जो अपने इंटरनल जो डीप टिश्यूज हैं उनका टेम्परेचर है, और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। ठीक है। तो अपनी बॉडी के जो भी डीप टिश्यू हैं उनका टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोर बॉडी टेम्परेचर। और कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा फिक्स रहता है। जबकि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेम्परेचर जो है वो क्या है? वो हमेशा बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है। ये अपनी स्किन और जो सब क्यूट टिश्यू हैं उनका टेम्परेचर होता है कौन सा? सरफेस टेंशन, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। सबसे पहला नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन। कि नॉर्मल जो है हमने पढ़ा कि एग्जैक्ट इतना होता है, बट एग्जैक्ट इतना नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो कितना फ्लैक्चुएशन हो कि उसको हम नॉर्मल माने? तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है जैसे कि मैंने बताया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट अगर 97 to 99 है, या सेंटीग्रेड में बात करें तो 36.1 से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो वो क्या होगा? वो नॉर्मल कंसिडर होता है। इतना तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी जो है वो फ्लक्चुएट
करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इतना नॉर्मल है तो एग्ज़ाम में आप 36 आंसर करके आ जाओ कि 36 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, नहीं। अगर एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट ही बताना है, ये एक समझने की बात है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि सरफेस जो अपना टेम्परेचर जो है वो अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो ये उसी की बात है। नेक्स्ट है सिनकार्डियन रिदम या डाईयूरनल वेरिएशन। ये क्या होता है कि अपनी बॉडी जो है वो कुछ जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन रखती है, ठीक है। पूरे दिन की अगर बात करें तो सुबह का अपना टेम्परेचर अलग होता है, शाम का अपना टेम्परेचर अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सुबह एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, बॉडी रेस्ट से जस्ट ही वापस आ रही होती है। शाम को जो है हम काम कर चुके होते हैं, बहुत थक चुके होते हैं, उस समय अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम सिनकार्डियम रिदम या डायूरनल वेरिएशन। ओके, तो जैसे कि मैंने बातों बातों में बता दिया कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो हमें इवनिंग में देखने को मिलता है, जबकि लो टेम्परेचर जो है वो अपने को मॉर्निंग में देखने को मिलता है। सुबह 4 से 6 अपनी बॉडी जब बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में हो रही होती है उस समय लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है हमेशा इवनिंग में। एक कुछ की पॉइंट और हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, ठीक है। अगर आप पीछे के रिवाइज करेंगे पेपर तो उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा कि आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज। तो आफ्टर जो है ओवुलेशन टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है, बट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो है टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है। और ये जो डिक्रीज और इंक्रीज करने का काम है वो होता है ड्यू टू लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल जब फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, तो उस वजह से जो है ये टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। तो सिंपल सा इतना याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है और ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर, कि हम कहाँ कहाँ से जो है कॉमन साइट हैं कि जहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमनेस्ट मेथड जो है वो तो क्या है? ओरल। कि सबसे कॉमनेस्ट मेथड जो है ओरल है। एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ये दोबारा भी पूछे जाएंगे, श्योर सी बात है। एक्जिलरी टेम्परेचर या हम ले सकते हैं रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। ओरल टेम्परेचर जो है वो होता है 98.6 डिग्री, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम एक नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है। एक्जिलरी टेम्परेचर जो है वो इससे एक कम होता है। क्या होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा कम होता है, ठीक है। देखो, अगर आप ओरल से स्टार्ट करेंगे तो ये ओरल है, ठीक है। ओरल पे हमेशा होगा +1, ठीक है। +1 कैसे? अगर आप एक्जिला से काउंट कर रहे हैं। +1 कैसे? अगर आप एक्जिला, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक्जिला है, अगर आप एक्जिला से काउंट कर रहे हैं तो +1, ठीक है। या फिर अगर आप ओरल से काउंट कर रहे हैं तो एक्जिला को -1 कर दो, ठीक है। और अगर आप रेक्टल देख रहे हैं तो यहाँ पे +1 कर दो। सिंपल सा याद रखने का तरीका है क्या, कि अगर आप ओरल जो है उसको नॉर्मल मान रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मल अपने मुंह पे ज़ुबान पे यही याद रहता है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री या 37 डिग्री, ठीक है। तो एक्जिला में इससे एक कम कर दो और रेक्टल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दो, ठीक है। और सेंटीग्रेड की बात करें तो 0.5 का डिफरेंस होता है हर जगह, ठीक है। अगर आप एक्जिलरी लेंगे तो मैंने कहा कि -1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 कम होगा और रेक्टल में 0.5 ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल कितना है? 37 है, तो 0.5 ज़्यादा कितना? 37.5। नेक्स्ट ये की पॉइंट हैं और वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे ये CHO की एग्ज़ाम में ही क्यों ना आए हुए हों, चाहे ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में क्यों ना आए हुए हों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या है? मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर जो है वो होता है रेक्टम का, बट मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड जो हम यूज़ लेते हैं, सबसे कॉमन जो यूज़ लेते हैं वो कौन सा है? ओरल टेम्परेचर। कि ओरल टेम्परेचर जो है हम मोस्टली कॉमनेस्ट जो है मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं।
फिर एक की पॉइंट है क्या, हमेशा हाथ की डोर्सल सरफेस जो है, ठीक है, अपना हाथ जो है उसकी हमेशा पीछे वाली जो स्किन जो है उससे फील करना है, क्योंकि अपना पाम की जो स्किन जो है वो थिक होती है। सेंसरी जो और जो सेंस है यहाँ पे कम होता है बजाय डोर्सल सरफेस के, ठीक है। तो हमेशा हाथ की जो है हैंड की डोर्सल सरफेस यूज करनी है टेम्परेचर को फील करने में। अगर हम बाई टच अगर महसूस कर रहे हैं, जैसे कि फीवर देखते हैं ना कि हाँ हाँ आपका तो जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वो कैसे देखते हैं, वो डोर्सल सरफेस से ही देखते हैं। कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि उसने पाम साइड से फील करके देखा हो। पाम साइड से हम हमेशा क्या फील करते हैं, पल्स वगैरह जो है वो फील करते हैं, ठीक है, और वो भी फिंगर से, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या काम में लेते हैं भाई, किस किस प्रकार से जो है टेम्परेचर हम देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा कॉमनेस्ट जो मेथड है वो क्या है, ग्लास थर्मामीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ग्लास थर्मामीटर। और ग्लास थर्मामीटर में भी कौन सा, मर्क्यूरी वाला। कौन सा, जिसमें क्या भरा होता है, मर्क्यूरी, जो ग्लास का बना हुआ आता है कम्प्लीटली। तो उसमें मर्क्यूरी ही क्यों काम में लेते हैं, तो ये कुछ की पॉइंट हैं कि मर्क्यूरी ही क्यों काम में लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मर्क्यूरी इसलिए काम में लेते हैं कि ये हीट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, नंबर एक बात। इसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन का मतलब, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते हैं कि 37 डिग्री का जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, और इसको अगर हम टेस्ट करें 90 ये क्या 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो चाहे से आप इसको हज़ार बार जो है अ, ये क्या 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक कर लो, ये हमेशा जो है यूनिफॉर्मिटी दिखाएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हमेशा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो हमेशा इसमें मेंटेन रहती है। इसका यूनिवर्सल एक्सपेंशन होता है कि इतने पे ये इतना ही एक्सपेंड होगा, तो मतलब होगा। ऐसा नहीं है कि अभी अगर सुबह हमने चेक किया 39 डिग्री पे, ठीक है, तो इसने 39.5 दिखा दिया, शाम को अगर 39 डिग्री पे ही चेक किया तो इसने 38.5 दिखा दिया। ऐसा नहीं होता, ये एग्जैक्टली जो है टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट है कि मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही इजी है, इकोनॉमिक है, ठीक है, और अच्छे से विजुअलाइज हो जाती है, क्योंकि लगभग ये जो है सिल्वर कलर की होती है, जिसको ये मान लो कि इजीली जो है ग्लास में से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग अबव द बल्ब विच प्रिवेंट मर्क्यूरी फॉल। तो ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसकी आगे हम शेप पढ़ेंगे, तो उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग होती है वहाँ पे, कि जो अंदर जो ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है वो सारी एक साइज़ की नहीं होती। एक जगह पे वो बहुत ही पतली होती है, उसमें से मरकरी ऊपर जो है एक्सपेंड होती है और उसी से ही वापस अपने चैम्बर में ड्रॉप होती है। तो वो जो रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जो चैम्बर जो चीज़ बनाई गई है उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, ठीक है। ये की पॉइंट है एक क्या, कि जब भी हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, तो जो है थर्मामीटर को जब भी हम क्लीन करते हैं, तो क्लीन करने का एक यूनिफॉर्म मेथड है कि यूज करने से पहले उसको किस प्रकार से क्लीन करेंगे और यूज करने के बाद उसको हम किस प्रकार से क्लीन करेंगे। तो यूज हमेशा जब हम करते हैं, ठीक है, तो पहले उसको क्लीन करना होता है बल्ब टू स्टेम। पहले पहले कैसे क्लीन करेंगे उसको, बल्ब टू स्टेम, ठीक है। ये मान लिया कि ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये इसका बल्ब है, ये इसका स्टेम है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है, बल्ब टू स्टेम साफ करेंगे यूज करने से पहले, और यूज करने के बाद हम करेंगे इसका उल्टा। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको जो है यूज कर लिया है किसी पेशेंट पे, तो श्योर सी बात है कि ये जो पार्ट है इसका, जो बल्ब वाला पार्ट है वो क्या हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। इन्फेक्टेड हो गया तो क्या होगा कि देखो, अगर इसको हम इधर से क्लीन करेंगे तो सारा इन्फेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में। तो जो मोर कंटामिनेटेड जो एरिया था वो क्या हो गया, डिसकंटामिनेट हो गया। क्या हो गया, डिसकंटामिनेट। और जैसे ही हम इसको यूज करने वाले होंगे तो इसको सॉल्यूशन से निकालेंगे, तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, ठीक है,
क्लीन करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये जो है ये है लेस कंटामिनेटेड एरिया और ये हो जाएगा मोस्ट कंटामिनेटेड एरिया। इसको डिसइंफेक्ट करने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। ये लेस कंटामिनेटेड एरिया होगा तो हम उस समय तो हम करेंगे लेस टू हाई, और अगर पहले कर रहे हैं तो मोर टू लो। ठीक है, इसको हमेशा हम क्लीन करते हैं किससे, मोस्ट कंटामिनेटेड एरिया जो है उससे हम इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो चलिए ये सारे की पॉइंट हो गए। ये देखो ये आ गया है आपके सामने ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, तो ये इसका बल्ब पार्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर देख सको तो यहाँ पे होता है क्या, इसके नेक में प्रेजेंट होता है क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। ठीक है, और ये है इसका क्या, स्टेम। क्या है, स्टेम। तो देखो ये जो बल्ब है इसमें भरा होता है क्या, मरकुरी। ये अपने कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग है ही, और ये कॉलम है, ये वाला पूरा कॉलम है जिसमें कि अपनी मरकुरी जो है वो एक्सपेंड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब होती है अंदर जो कि क्या होती है, एक्सपेंड होती है कंप्लीट। तो मिनिमम जो मार्किंग है एक थर्मामीटर पे वो होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर इसकी मैक्सिमम मार्किंग की बात करें तो ये 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड की इसकी मार्किंग होती है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उस पर हाईएस्ट मार्किंग होती है। नेक्स्ट देख लो, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि क्लीनिंग बिफोर, यूज करने से पहले हम इसको करते हैं हमेशा बल्ब टू स्टेम, और यूज करने के बाद हम इसको करते हैं स्टेम टू बल्ब। ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर जो है वो किस किस प्रकार से करते हैं, तो देखो डिटॉल जो भी है और लाइजोल जो है वो उसका सॉल्यूशन हमेशा बराबर होता है 140। क्या होता है, 140। ठीक है, कि 1 लीटर एक भाग लेंगे हम सॉल्यूशन का, और क्या लेंगे, 40 भाग लेंगे हम वाटर का। ठीक है, तो जिसके आगे भी ओल लगा है वो हमेशा 40 में डाइल्यूट होगा। और सेवलॉन जो है, ठीक है, इसके नाम में ही है सेव। सेव का मतलब है बचाओ, कि भाई ज़्यादा चीज़ यूज में मत लो, बचाओ। बचाओ का मतलब क्या हुआ कि पानी बचाओ। यहाँ पे कितने में डाइल्यूट करेंगे, पार्ट तो एक ही रहेगा लेकिन पानी बचा रहे हैं हम, तो 40 से नहीं, कितने में, 20 में डाइल्यूट करेंगे। कितने में डाइल्यूट करेंगे, 20 में। तो इनका देखिए, डिटोल को 1:40 में डाइल्यूट करते हैं 5 मिनट के लिए। सेवलॉन जो है उसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं 120, और इसको अगर डिसमेक्ट अगर अपने को करना है थर्मामीटर को तो 5 मिनट डिप रखेंगे। और लाइजोल में हम जो हैं वो 3 मिनट जो है उसमें हम डिजोल्व इसको रखेंगे, क्योंकि लाइजोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो जल्दी इन्फेक्टेड वो क्या है, डिसइंफेक्ट कर देगा। इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो देखो सेंटीग्रेड से जब हम जो है अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट जो है उसको -32 करना होता है। ठीक है, फिर गुणा करके जो है 5/9 से इसको जो है अपने को सॉल्व करना होता है। और अगर फ़ारेनहाइट अगर अपने को जो है निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको गुणा करते हैं 9/5 से, और इसमें 32 जो है वो जोड़ देते हैं। तो इसका अपना जो है आंसर जो है वो अपने को। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। हम ग्लास थर्मामीटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या होगा, श्योर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मीन्स बैटरी पावर से ये चलेगी। ठीक है, और ये बहुत ही जो है सेंसिटिव इसका प्रोब है। यह नॉन ब्रेकेबल होता है, क्योंकि देखो ग्लास वाला जो है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका लिमिटेशन नहीं होता, हार्ड भी होता है। देखो उसको चबाने का खतरा होता है, इसको चबा भी नहीं पाएगा बच्चा जो भी है। तो बच्चे के लिए मोस्टली जो है आइडियल हम यूज में लेते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट है टिम्पेनिक थर्मामीटर। ये इससे भी सुपर फास्ट है। कैसे है, ओनली 2 सेकंड में ये जो है टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है। कितने सेकंड में, ओनली 2 सेकंड में। ठीक है, तो ये भी हम जो हैं बच्चों में या यंग चाइल्ड जो हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। ये हमेशा इंफ्रारेड जो रेडिएशन जो है उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। जैसे कि नाम से ही है, डिस्पोजेबल, यूज किया और फेंक दिया। मीन्स ऐसी कोई स्ट्रिप होती है जिस पे कुछ डॉट बने होते हैं,
ठीक है। और वो डॉट जो हैं वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं और अपना कलर जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो है उससे हमें मालूम चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। इसका भी रीडिंग टाइम जो है वो 3 मिनट होता है, जैसे कि एग्जांपल टेम्पा डॉट। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो है वो है क्या, चित्र से पहचानो भाई इसको, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। और इसको भी पहचानो ये क्या है और ये क्या है। तो देखो इस पे तो लिखा हुआ है क्या है ये टेम्पा डॉट है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर टेम्पा डॉट। ये वाला क्या है, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। ये वाला क्या है, देखो इसके आगे चोंच सी है, तो ये चोंच किसी ना किसी पार्ट में तो जाएगी। कहाँ जाएगी, ईयर में जाएगी। कहाँ जाएगी, ईयर में। मीन्स कौन सा है, यह टिम्पेनिक थर्मामीटर है। कौन सा है, टिम्पेनिक थर्मामीटर है, ठीक है। तो डायग्राम आपने देख ली अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमनेस्ट साइट। तो कॉमनेस्ट साइट हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ओरल जो है ले सकते हैं टेम्परेचर, एक्जिला, रेक्टम या ग्रोइन या वेजाइना से भी ले सकते हैं। ये मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि रेक्टम भी जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल केस जो है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ओरल और एक्जिला से टेम्परेचर नहीं ले पा रहे हैं और हमें एक्यूरेट अगर टेम्परेचर चाहिए होता है तब हम रेक्टम से लेते हैं। बाकी तो हमारा जो मोस्ट कॉमनेस्ट जो है वो क्या है, ओरल ही है। तो पहला है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर कॉमन मेथड है। यहाँ पे जो है थर्मामीटर हम टंग के नीचे प्लेस कर देते हैं, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। रीडिंग टाइम 2 मिनट होता है, 2 मिनट के बाद निकाल लेते हैं। लेकिन बाई चांस अगर पेशेंट ने पिछली 15 मिनट में, पिछली 15 मिनट में हॉट, कोल्ड या स्मोकिंग वगैरह कुछ किया है, हॉट ड्रिंक ले ली है, चाय पी के आया है, कोल्ड ड्रिंक पी के आया है, ठीक है, तो हम उसको गम जो है, च्युइंगम जो है वो चबाने को कहते हैं। और फिर कहते हैं कि 15 मिनट के बाद आप आना। तो 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो रीड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं ओरल टेम्परेचर की, कि यहाँ पे इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। पहला है अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह भी एक मेथड है जिसमें कि अपने को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, तो यह नहीं हो पाएगा। सीजर जो है, सीजर वाले पेशेंट में भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं उस दौरान सीजर आ जाए और हम ग्लास थर्मामीटर यूज कर रहे हैं या फिर जो भी XYZ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी जो है इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। सीजर या एपिलेप्सी एक ही चीज़ है। या फिर अगर ओरल सर्जरी हुई हुई है पेशेंट की तो भी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि ताकि जो भी सर्जरी पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उस समय हम एक्जिला से ले सकते हैं या रेक्टल से या ग्रोइन से, ठीक है। और अगर फीमेल है तो वेजाइना से हम चेक कर सकते हैं। बिलो 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें भी जो है हमें ओरल टेम्परेचर जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते। कई बार समझाने के बाद भी जो है हो सकता है कि वो बाइट कर सकते हैं, या अगर पेशेंट को कफ आ रहा है, कंटिन्यूस कफ है, तो भी हम अवॉइड करते हैं क्या, ओरल टेम्परेचर लेने से। नेक्स्ट है एक्जिलरी टेम्परेचर। हमने ओरल पढ़ लिया, अब एक्जिलरी टेम्परेचर पढ़ते हैं। एक्जिलरी टेम्परेचर जो है वो आइडियल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। आइडियल है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए और बच्चों के लिए। और बड़ों के लिए आइडियल क्या है भाई, ओरल मेथड है ना, क्योंकि वो तो समझदार हैं, काटेंगे नहीं, चबाएंगे नहीं। प्लेस थर्मामीटर फॉर 5 मिनट। एक्जिला में हमें जो है 5 मिनट टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। और ये कितना आएगा ओरल से, फ़ारेनहाइट में देखें तो 1 डिग्री कम है नॉर्मल, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 0.5 कम होता है, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर, अगर रिलायबिलिटी की बात करें, मोस्ट एक्यूरेसी की बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है रेक्टल। जब हमें कोर बॉडी टेम्परेचर देखना होता है, अपने बॉडी की डीप टिश्यूज़ का देखना होता है, तो हम रेक्टल टेम्परेचर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लेस थर्मामीटर फॉर अबाउट 5 मिनट। तो देखो एक्जिलरी और जो ये हैं इनमें 5-5 मिनट हमें जो है थर्मामीटर प्लेस करना है, जबकि ओरल जो है उसका कितना है, 2 मिनट। और 2 सेकंड किसका था, 2 सेकंड किसका था,
याद करो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रेक्टल टेम्परेचर भी हम कुछ सिचुएशन में जो है वो नहीं ले सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से केस हैं कि पेशेंट डायरिया या डिसेंट्री से पीड़ित हो, उसकी कोई रेक्टल सर्जरी हुई हो, या फिर रेक्टम का उसको क्या हो, किसी प्रकार का कैंसर हो, तो भी हमें जो है रेक्टल टेम्परेचर से बचना है। ठीक है, अब हम कितना इंसर्ट करेंगे रेक्टल में जो है, अगर टेम्परेचर लेंगे तो जो थर्मामीटर हमें कितना इंसर्ट करना है, तो अडल्ट में जो है वो है 1.5 इंच, और चिल्ड्रेन जो है उनमें है 1 इंच जो है वो थर्मामीटर को हमें इंसर्ट करना होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पायरेक्सिया की अबनॉर्मलिटीज ऑफ टेम्परेचर। देखो अब तक तो हमने सारा बात कर लिया, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, कैसे कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहाँ कहाँ का कितना होता है। ठीक है, अब आ गया है फीवर या पायरेक्सिया, जब टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से जब भी इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, फीवर या पायरेक्सिया। क्या कहेंगे, फीवर या पायरेक्सिया। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम पढ़ चुके हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसकी टर्म आई हुई है एग्ज़ाम में एक बार, उसको हम कहते हैं यूथर्मिया। यूथर्मिया का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर नॉर्मोथर्मिया। देखो नाम में ही है नॉर्मो, नॉर्मो का मतलब नॉर्मल, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, पहला आता है लो पायरेक्सिया, बुखार तो है लेकिन कम है, कितना, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 to 100। नेक्स्ट है मॉडरेट, कि थोड़ा बुखार और बढ़ गया है, 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई पायरेक्सिया जो होता है वो होता है 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया वो कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, नाम दो हैं। वो क्या है कि जब टेम्परेचर 105 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो कंडीशन होती है हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब बात कर ली है हाइपर की, तो जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो वो कंडीशन है हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो अब जो 95 से जो 98 जो गया वो कहाँ गया टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, सब नॉर्मल। ठीक है, तो देखो 95 से हमने स्टार्ट किया था, 95 से कम जो होगा वो होगा हाइपोथर्मिया, 95 से 98 होगा सब नॉर्मल, 99 से 100 हो जाएगा लो पायरेक्सिया, 103 तक होगा मॉडरेट, 105 तक होगा हाई, और 105 से अबोव है तो हाइपर। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया, कि बुखार जो है वो किस किस प्रकार से आती है, क्या क्या इनकी स्टेज होती है। तो देखो फीवर की कुछ फेजेज हैं यहाँ पे, कि फीवर जो है वो 3 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है, 3 तरीके से। क्या, पहले फीवर आती है, फिर फीवर मेंटेन रहती है, और फिर फीवर जो है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। तो जब फीवर आती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेजन या ऑनसेट। क्या कहते हैं, इन्वेजन या ऑनसेट, कि वो पीरियड जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता हो, चाहे वो एकदम से बढ़े, सडनली बढ़े, या धीरे धीरे बढ़े, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब बढ़ता है टेम्परेचर तो उसको हम कहते हैं ऑनसेट। क्या कहते हैं, ऑनसेट। ठीक है, दूसरा है फेस्टिजियम फेज है इसकी, या स्टेडियम, मीन्स बढ़ गया और बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, वो एक जगह रुक गया, स्टेडियम। ठीक है, फिक्स हो गया। ठीक है, तो वो इसकी फेज कहलाती है कौन सी, फेस्टिजियम या स्टेडियम। कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, हाईएस्ट लेवल तक चला जाए, और क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वहाँ जाके वो रुक जाए। नेक्स्ट है डिक्लाइन फेज या डिफरवेसेंस। डिफरवेसेंस या डिक्लाइन, डिक्लाइन का नाम से ही है कि जब वो जो है स्टेडियम के बाद जब वो वापस नीचे गिरना, टेम्परेचर वापस चालू होता है, तो उसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। कौन सी फेज, डिक्लाइन।
नेक्स्ट आता है क्राइसिस। तो देखो ये टेम्परेचर जो गिरता है, ठीक है, वो अगर सडनली गिर जाए कि चलो टेम्परेचर जो है बढ़ गया था, मान लिया कैसे भी बढ़ा होगा, चाहे सडनली बढ़ा चाहे ग्रेजुअली बढ़ा, लेकिन जब ये ऊपर से एकदम से अगर नीचे गिरे, ठीक है, नीचे की तरफ गिरे, तो वो चीज़ है क्या? क्राइसिस। क्या कहते हैं उसको? क्राइसिस। तो जो क्राइसिस जो है उसमें दो प्रकार की स्टेप आती है। क्या आती हैं? दो चीज़ें हैं। क्या? कि टेम्परेचर तो गिर गया बट पेशेंट की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, या फिर इम्प्रूवमेंट हो गया। देखो भाई, फीवर बढ़ा था तो पेशेंट जो है वो, उसको तकलीफ़ हुई ना कि जब फीवर बढ़ गया तो उसकी बॉडी जो है वो जो है मिस हीट में चली गई, फीवर में चली गई, ठीक है, तो उसको फीवर हुआ। तो फीवर होने के बाद जब फीवर उतरता है, कम होता है, डिक्लाइन होता है, तो पेशेंट को आराम मिलता है कि नहीं? ठीक है, मिलता है। लेकिन कई बार ये होता है कि टेम्परेचर तो गिर जाता है बट कोई आराम नहीं मिलता, ठीक है। तो यही दो चीज़ें हैं। पहली है ट्रू क्राइसिस, कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल तो हो गया, बट कैसे नॉर्मल हुआ है? विद इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है, मीन्स पेशेंट को भी थोड़ा आराम है, ठीक है। और फॉल्स क्राइसिस का मतलब है कि सिर्फ टेम्परेचर गिरा है, पेशेंट की कंडीशन नहीं सुधरी है, डोंट इम्प्रूव, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, वो नॉर्मल हुआ है। नेक्स्ट है लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर क्या होती है? देखो नाम से ही है लाइसिस, लाइसिस का मतलब कमज़ोर होना या गिरना। कि फीवर तो गिरी है, टेम्परेचर तो कम हुआ है, बट वो जिगजैग मैनर में कम हुआ है। कैसे कम हुआ है? जिगजैग मैनर, ठीक है। 2 से 3 दिन लग गए या फिर एक वीक लग गया, ठीक है, बिफोर रीचिंग नॉर्मल एंड नो अदर सिम्टम, और साथ में कोई अदर सिम्टम उसमें नहीं होते हैं। तो फीवर देखो जिगजैग में कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फीवर ऐसे हुआ, उसको फीवर बढ़ा, स्टेडियम हो गया, ठीक है, और जब डिक्लाइन फेज आई तो कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा था। फिर कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, और यहाँ आके क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। तो ये जो आया है, ये जो तरीका यहाँ पे हुआ है, इसको हम कहते हैं लाइसिस फीवर। क्या कहते हैं? लाइसिस फीवर। एक है कांस्टेंट फीवर, नाम से ही है कांस्टेंट या कंटिन्यूअस, की फीवर आ गई, ठीक है, और वो क्या है? नॉर्मल वहीं पे ही मेंटेन रह रही है, ठीक है, तो वो है कांस्टेंट या कंटिन्यूअस। टेम्परेचर वेरी नॉट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट नॉट रीच नॉर्मल फॉर ए वीक। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस भी 2 ही डिग्री का आ रहा है। कितने डिग्री का डिफरेंस है? 2 डिग्री। 2 डिग्री जो है उससे ज़्यादा नहीं है, या तो 2 डिग्री है या फिर 2 डिग्री से कम है। तो थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 डिग्री बढ़ा, हल्का सा नीचे आया, ठीक है, पूरा नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, वापस बढ़ गया, वापस इसी में ही ये चलता रहेगा, लेकिन नॉर्मल पॉइंट पे नहीं आएगा, ठीक है। रेमिटेंट फीवर, सेम इसका उल्टा है, ठीक है, सेम इसका क्या है? उल्टा है। क्या है? कि यहाँ पर जो है, जो टेम्परेचर जो है वो उसका कितना डिफरेंस रहता है? मोर देन 2 डिग्री। कितना डिफरेंस रहता है? मोर देन 2 डिग्री। यहाँ पर इतना डिफरेंस रहता है, बट नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ भी नहीं आता। वो कंडीशन है रेमिटेंट फीवर। कि रेमिटेंट फीवर में जो है डिफरेंस 2 डिग्री से ज़्यादा का रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मॉर्निंग में कम था, मान लिया कि 37.5 था, अभी यहाँ पे जो है वो कितना है? 39.8 है, ठीक है। तो 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा मॉर्निंग और इवनिंग में, और ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, वीक 2 वीक। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट, नाम से ही है इंटर, ठीक है, इंटरमिटेंट की बीच बीच में जो है वो नॉर्मल आ जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कम आ जा रहा है, ठीक है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम आ जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मलेरिया में होता है। फीवर आता है, ठीक है, फिर उतर जाता है, फिर स्वेट होता है, फिर दोबारा फीवर आता है, फिर दोबारा शिवरिंग होती है, स्वेट होता है, तो ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है।
नेक्स्ट है कौन सी, वो है टर्सनल फीवर। ठीक है, टर्सरी। देखो टर्सरी का मतलब होता है थर्ड। क्या मतलब होता है, थर्ड। कि फीवर आ रहा है हर 48 घंटे के बाद। ठीक है, हर 48 घंटे में या हर तीसरे दिन उसको फीवर आ रहा है। ठीक है, बाकी 2 दिन नॉर्मल रह रहा है, बाकी फिर तीसरे दिन फीवर आ जा रहा है, 2 दिन नॉर्मल रह रहा है, फिर तीसरे दिन फीवर आ जा रहा है। तो वो होती है क्या, टर्सन फीवर। एक है क्वार्टर्न, क्वार्टरी हम कहते हैं 4 को। कितने को कहते हैं, 4 को। तो क्वार्टर्न फीवर क्या है कि हर 72 घंटे में या फिर हर चौथे दिन उसको क्या आ जा रहा है, फीवर आ रहा है। ठीक है, एक पीरियड वाइज आ रहा है, एक यहाँ पे नॉर्मल रहा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर 2-3 दिन नॉर्मल रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो वो है क्वार्टन फीवर। हर चौथे दिन उसको ये मान लो कि फीवर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर जो है वो सिनकार्डियन रिदम जो है उसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, सिनकार्डियम रिदम, जिसको हमने डायूरनल वेरिएशन नाम भी दिया था। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर होता है इवनिंग में, लो होता है कब, मॉर्निंग में। लेकिन ये इसका उल्टा है। क्या उल्टा है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट रहेगा और इवनिंग में क्या रहेगा, लो वेस्ट रहेगा। क्या रहेगा, लो वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैप्स फीवर। रिलैप्स का मत देखो नाम से ही है, रिलैप्स जो टर्म है उसके लिए काम में लिया जाता है कि जब दोबारा से हो गया हो, कोई चीज़ दोबारा से बार बार हो रही है। ठीक है, तो ब्रीफ फेब्राइल फीवर रहेगा। ठीक है, फॉलोड बाई 1 to 2 days नॉर्मल टेम्परेचर। ये यहाँ पे टर्सन नहीं है देखो। ठीक है, टर्सन में हर तीसरे दिन फीवर आ रहा था, यहाँ पे 1 से 2 दिन में ही आ रहा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रिलैप्स फीवर में जो है 1 से 2 दिन नॉर्मल रहने के बाद उसको फेब्राइल फीवर आएगा, बहुत ही तेज़ वाला फीवर आता है। ठीक है, इर्रेगुलर फीवर क्या होती है, इर्रेगुलर फीवर वो होती है कि जो हमने ऊपर टाइप पढ़े वो किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठती। ठीक है, वो किसी भी जो क्लासिफिकेशन है उसमें फिट नहीं बैठे। हो सकता है कि जो है टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा हो या फिर इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये किस प्रकार की फ़ीवर है। ठीक है, तो उस फीवर को हम नाम देते हैं इरेगुलर फीवर। एक होता है राइगर। ठीक है, राइगर का मतलब ये होता है कि रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विद शिवरिंग। ठीक है, अटैक ऑफ शिवरिंग ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि की फीवर के साथ में जब शिवरिंग आ जाए तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, राइगर। क्या कहलाती है, राइगर। ठीक है, राइगर की 3 स्टेज होती हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है। कोल्ड, हॉट और स्वेट। कोल्ड, हॉट और स्वेट। सबसे पहले जो है वो सर्दी लगती है। सबसे पहले क्या है, शिवरिंग होती है। शिवरिंग होते ही उसको क्या होता है, बुखार आता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाती है बॉडी। और जैसे ही बुखार उतरता है तो उसको क्या आता है, पसीना। क्योंकि बॉडी जो है वो हीट में थी, एकदम से सडनली जब हीट में थी तो वो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा। उसको जो है मेंटेन करने के लिए बॉडी जो है स्वेट के रूप में जो है टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो CHC सब ने पढ़ा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये होता है CHS। किसी को याद नहीं रहता तो याद कर सकता है इस शॉर्ट ट्रिक से कि CHC जो है वो किस में आता है, मलेरिया में आता है, राइगर फीवर में आता है। तो CHC की जगह अपने को रखना है S। क्या रखना है, S। कोल्ड, हॉट और स्वेट स्टेज। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कुछ की पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको हमने शुरुआत में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इनको अलग से मैं बता रहा हूँ क्या है। फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो इन्वेंटेड किसने किया था, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। कब, 1866 में। ठीक है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ले या पूछा गया भी होगा। ओरल टेम्परेचर है ना, और रेक्टल टेम्परेचर जो थर्मामीटर होते हैं उनको पहचानने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। क्या, ओरल टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो लॉन्ग होता है, थिन होता है और सिलेंड्रिकल होता है। देखो अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो ये ओरल थर्मामीटर है।
ठीक है। इसका जो बल्ब है वो पतला होता है और लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल होता है, जबकि जो रेक्टल जो थर्मामीटर होता है, ये ठीक से नहीं बन पाया शायद डायग्राम। तो इसका जो बल्ब जो है वो शॉर्ट होता है और मोटा होता है, और ये जो है ये भी राउंड शेप में आता है। किस शेप में आता है? राउंड शेप में जो है वो आता है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये भी है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट जो है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पोजीशन फॉर रेक्टल टेम्परेचर, कि जब हमें रेक्टल टेम्परेचर लेना पड़े तो हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे। तो लेफ़्ट लेटरल या साइड लाइन पोजीशन जो है वो मोस्ट कॉमनली हम क्या कर देंगे, यूज करेंगे। लेफ़्ट लेटरल या फिर साइड लाइंग पोजीशन जो है वो हम यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक था टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो बताना कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।